नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 1 घंटे यूं ही बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियां आपको दिखा देते हैं। 9 बज गए के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कैसे क्वाड समिट में भारत का दम दिखा है। टोक्यो में जय हिंद जय भारत की गूंज है। खबर ज्ञान व्यापी की भी होगी। आखिर आज कोर्ट में क्या होने वाला है, किन मुद्दों पर कोर्ट से फैसला आना है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। इस बुलेटिन में बात बिहार की राजनीति की होगी। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विधायकों के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम क्यों मांग रहे हैं, आपको पूरी खबर दिखाएंगे। और फिर ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 से है 100 खबर। और इस बीच बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। टोक्यो में करीब 2 घंटे क्वाड की बैठक चली है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम बातें कही हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता जरूरी है, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि जो इंडो पैसिफिक नेशंस हैं वो आपसी सहमति से स्थिरता बनाए रखें। हमारे आपसी विश्वास से कई उम्मीदें बढ़ेंगी। लोकतांत्रिक सिद्धांतों को नई उम्मीद है। क्वाड का दायरा अब काफी व्यापक और प्रभावी हो गया है। तो टोक्यो में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। वहां कई मुद्दों पर बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति बाइडेन और अन्य राष्ट्राध्यक्षों ने सामरिक हालात को लेकर कई अहम बातें कही हैं। चीन ने देखी होंगी ये तस्वीरें। एलएसी पर उकसावे की रणनीति अपनाने वाले चीन ने देखा होगा कि कैसे क्वाड के देश अपने इरादे और मकसद को अटल और चट्टानी बना रहे हैं। टोक्यो में करीब 2 घंटे की क्वाड की बैठक चली है। सुबह 6:55 से ही क्वाड यानी द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के सम्मेलन की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, 4 क्वाड नेताओं ने एक मंच पर आकर दुनिया को बता दिया कि हम आपसी हितों का पूरा ख्याल रखेंगे। इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है। दुनिया के 4 बड़े देशों के नेताओं ने क्वाड सम्मेलन में लंबी चर्चा की। मामला सामरिक सुरक्षा का है, आर्थिक हितों का है, विज्ञान तकनीकी विकास का है, ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग का है, साथ ही उद्योग व्यापार को बढ़ावा देने और ताजा वैश्विक संकट के प्रति भी क्वाड हमेशा गंभीर रहा है। वही गंभीरता इस बार भी दिखी है। क्वाड मीटिंग में इंडो पैसिफिक रीजन का जिक्र भी हुआ, तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बयान दिए। At the same time, the United States must and will be strong, steady, and enduring partner in the Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific power. As once asked by, well, I won't go into it, but I was once asked by the leader of China why I kept talking about being an Indo-Pacific power. I said because we are. We share the Pacific, one entire side of our country, and we have been deeply involved with all of you for a long time. As long as Russia continues this war, we're going to continue to be partners and lead a global response. क्वाड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन इस बैठक से मिल रहा है। ये दरअसल एक अहम बैठक है जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए रचनात्मक एजेंडे के साथ आगे बढ़ा जाता है। हमारे आपसी विश्वास से नई उम्मीदें बढ़ी हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को नई उम्मीद है क्वाड से। कम वक्त में ही क्वाड ने दुनिया में अहम स्थान बना लिया है। इसकी अहमियत दुनिया भर से छिपी नहीं है, ये इस बैठक में
मोदी जी ने बोला है। क्वाड का दायरा अब काफी व्यापक हो गया है। मेड इन इंडिया को कोरोना वैक्सीन 100 से ज्यादा देशों को भेजी गई है। इस बात का भी जिक्र किया। क्या कुछ कहा विस्तार से, अब वो सुन लीजिए। इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में आपसी समन्वय बढ़ाया है। इससे इंडो पैसिफिक में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो रही है। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडा लेकर चल रहा है। इससे क्वाड की छवि एक फोर्स फॉर गुड के रूप में और भी सुदृढ़ होती जाएगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस सम्मेलन के दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। At the same time, the United States must and will be strong, steady, and enduring partner in the Indo-Pacific. We are in the Indo-Pacific. We are an Indo-Pacific power. I was once asked by, well, I won't go into it, but I was once asked by the leader of China why I kept talking about being an Indo-Pacific power. I said because we are. We share the Pacific, one entire side of our country, and we have been deeply involved with all of you for a long time. As long as Russia continues this war, we're going to continue to be partners and lead a global response. And, you know, we're Indo-Pacific power, as I said. We're going to stand with you, our close democratic partners. And we're going to stand for the shared values that and the shared vision we all have. You know, shortly before Russia launched its invasion, my administration published our Indo-Pacific strategy to advance a free, open, connected, secure, and resilient Indo-Pacific. तो 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। इस बीच आपको ये दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 40 घंटे का दौरा किस तरीके से रहने वाला है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा वो कल कारोबारियों के साथ अहम बैठक में कर चुके हैं। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात सुबह 11 बजे के लिए तय है। दोपहर 2:40 पर जापानीज प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक होने वाली है। 12:30 बजे कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलियाई पीएम से चर्चा का। तो आज के ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसमें शिरकत करने वाले हैं, क्वाड की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें सुबह 11 बजे राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात सबसे अहम मानी जा रही है। दोपहर 12:30 बजे ऑस्ट्रेलियाई पीएम से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। दरअसल ये वो चारों देश हैं जो क्वाड में शिरकत करते हैं। इन्हीं के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। तो आज प्रधानमंत्री मोदी के टोक्यो दौरे का दूसरा दिन है। एक दिन पहले जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे तो उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। में आपका बहुत स्वागत है। वाह वाह। May I have your signature? मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूँ। जापान में मौजूद भारतीयों के बीच जैसे ही पीएम मोदी की एंट्री हुई तब कुछ ऐसा माहौल बन गया।
पीएम मोदी के संवाद से पहले जब जापान की धरती पर राष्ट्रगान गूंजा तो कुछ ऐसा नजारा था। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जापान की धरती पर भारत माता का जयघोष और भारतीयों का जोश। माहौल में राष्ट्रवाद की बिजली प्रवाहित हो रही थी और पीएम मोदी भाव विभोर थे। जब भी मैं जापान आता हूं तो मैं हर बार देखता हूं कि आपकी स्नेह वर्षा हर बार बढ़ती ही जाती है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने भारत और जापान के बुद्ध कनेक्शन को भी डिकोड किया और दुनिया के सामने दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम दिया। ज्ञान और आध्यात्म के स्तर पर पीएम मोदी ने सदियों पुराने रिश्तों की बात की। जाहिर है चीन जैसे विस्तारवादी देशों के लिए इसमें डायरेक्ट मैसेज है। आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का यही मार्ग है। भारत सौभाग्यशाली है कि उसे भगवान बुद्ध का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिला। उनके विचारों को आत्मसात करते हुए भारत निरंतर मानवता की सेवा कर रहा है। चुनौतियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, कितनी बड़ी क्यों न हो, भारत उनका समाधान ढूंढता ही है। पीएम मोदी एक तरफ क्वाड के गठजोड़ और विश्व शांति के संदेश से चीन की कूटनीतिक कुटाई की भूमिका बना रहे थे, तो दूसरी तरफ विदेश की धरती पर भारत की आलोचना करने वाले नेताओं को भी जवाब दे रहे थे। पीएम मोदी ने कूटनीतिक रिश्तों के हाईवे पर भारत की गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ाई है। भारत की कूटनीतिक कुशलता इस वक्त चर्चा में है। टोक्यो से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच आपको दिखा देते हैं कि आज सुबह 2 घंटे की क्वाड की बैठक चल चुकी है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको दिखाया। सीधी तस्वीर हम आपको टोक्यो से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त क्वाड सम्मेलन जारी है। वैश्विक कूटनीति पर चर्चा यहां पर 4 देश के राष्ट्राध्यक्ष करने वाले हैं। अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात होनी है। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे टोक्यो से जुड़ गई। श्वेता, देखिए ये बेहद अहम सम्मेलन जिसमें 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करने वाले हैं, लेकिन कॉमन एजेंडा मुलाकात का, चर्चा का और द्विपक्षीय वार्ता का क्या रहने वाला है, क्योंकि सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। जी, अव्वल तो ये कि क्वाड की बैठक चूंकि अभी बस कुछ देर पहले पूरी हो गई है और उसके बाद प्रधानमंत्री और जो अमेरिका के राष्ट्रपति और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो नवनिर्वाचित हैं वो सब पहुंच चुके हैं। अब जापान के प्रधानमंत्री आवास पर, जो कि हमारे ठीक पीछे इस समय है, और वहां पर वो लगभग 1 घंटे का लंच यहाँ होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री की पहली बायलैटरल आज उनका होगा जो बाइडेन के साथ। यहाँ स्थानीय समय के अनुसार ये बैठक 2:30 बजे शुरू होगी और 3 बजे समाप्त हो जाएगी। आधे घंटे की ये बैठक होने वाली है। क्वाड में तो अहम तौर पर आज ये देखना होगा नेहा कि हमेशा कभी भी चाइना का नाम नहीं लिया जाता है, लेकिन
क्या चीन को नाम लेकर इस बार कुछ कहा जाएगा? क्योंकि व्यावसायिक तौर पर, औद्योगिक तौर पर किस तरीके से चीन को तोड़ा जा सकता है, यहाँ की जिस तरह की एक आर्थिक साझेदारी की बात चारों देशों के बीच हो रही है, उसमें यह भी देखना है कि आज टेलीकम्युनिकेशंस को लेकर, टेलीकम्युनिकेशंस में चूंकि चीन का वर्चस्व है, ये चारों देशों ने अपनी ओर से माना है और ये भी माना है कि ऐसा नहीं है जैसे हुआ है उसको यहाँ पर भारत में उस पर कड़ाई से काम भी किया गया, लेकिन अब यह तय होना है कि क्या 5G 6G टेक्नोलॉजी की ओर जिस तरीके से हम बढ़ते हैं उसमें अमेरिका, भारत या फिर जापान में क्या ऐसे उद्योग नहीं है जो कि टेलीकम्युनिकेशंस में चीन के उस वर्चस्व को चुनौती दे पाए? और जैसे ही ये चुनौती चीन को मिलती है, आर्थिक रूप से जैसे ही उसे चुनौती मिलती है, उसकी बाकी जो सामरिक बदमाशियां हैं वो भी कम हो जाती हैं। नेहा, तो इन सारी चीजों को लेकर चर्चा होनी है, इन सारी चीजों पर साझेदारी के बारे में सोचा गया है क्वाड के भीतर। अब देखना है कि आगे जब इसको लेकर जो इसके डिटेल्स निकलकर सामने आते हैं औपचारिक तौर पर और जो स्टेटमेंट जारी किया जाता है उसमें क्या निकल कर आता है। लेकिन अभी अब जो अगली बड़ी बैठक, इस लंच जो कि यहाँ पर शुरू हो चुका है यहाँ के प्रधानमंत्री के आवास पर, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की वो द्विपक्षीय मुलाकात। बिल्कुल श्वेता, और एक अहम बात आपने यहाँ पर ये कही कि क्या चीन का नाम खुले तौर पर लिया जाएगा या नहीं, या फिर चीन को एक कड़ा और बड़ा संदेश यहाँ से जाएगा। लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध जिसके 3 महीने आज पूरे हो चुके हैं, क्या इस पर भी कुछ बात इन तीनों राष्ट्राध्यक्षों के साथ? देखिए, क्वाड के भीतर भी इस पर बातचीत हुई, बातचीत की शुरुआत भी इस पर हुई, लेकिन क्वाड आज की तारीख में कोई भी ऐसा इमेज अपना नहीं बाहर की दुनिया को देना चाहता है कि क्वाड में दरारें हैं किसी तरीके की। भारत अपने रुख पर कायम रहा है, वो निंदा समय समय पर जरूर करता रहा है, लेकिन निंदा वो युद्ध की करता है, कहता है शांति के जरिए ही हर एक निपटारा होना चाहिए और बातचीत दो देशों के बीच हमेशा खुली रहनी चाहिए। लेकिन बाकी जो तीनों देश हैं वो एक अलग रूप में बात करते हैं और वो एक सिरे से रूस की निंदा करते हैं। तो अगर एक विश्व पटल पर इस तरह की एक बात साझा स्टेटमेंट में आती है कि नहीं, हम एक मत इस चीज को नहीं लेकर हैं, तो ऐसी चीजें वो चाहेंगे नहीं होना। तो चर्चा वहां पर हुई है, खासकर वीट के उत्पादन को लेकर हुई है नेहा, क्योंकि वो पूरी दुनिया की चिंता है और उसमें चूंकि ये भारत की तरफ से जो निर्णय लिया गया था कि वीट का एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो दुनिया के बाकी देशों की चिंताएं इस चीज को लेकर हो गई कि अब कैसे करेंगे। तो इस चीज को लेकर चर्चा हुई है और भारत ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण भी दिया है कि जो ब्रेड में इस्तेमाल होने वाला वीट है उस पर किसी भी तरीका प्रतिबंध नहीं है, इसीलिए दुनिया को किसी तरह का नुकसान नहीं कहा जा सकता है उससे होता हुआ। तो इन चीजों को लेकर चर्चाएं यहाँ पर हुई हैं नेहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और बात करेंगे ज्ञानवापी मामले की। ज्ञानवापी परिसर को लेकर आज वाराणसी की जिला अदालत में अहम फैसला आ सकता है। फैसला मामले की प्रक्रिया को लेकर आएगा जिसमें साफ होगा कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है या फिर नहीं। ज्ञानवापी में क्या मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और क्या सर्वे के मुताबिक वहां शिवलिंग और दूसरे हिंदू प्रतीक मिले हैं? इसको लेकर जो कानूनी जंग छिड़ी है उसकी दशा और दिशा आज तय होने जा रही है। वाराणसी के जिला जज आज दोपहर बाद इस पर फैसला देंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो केस वाराणसी में शिफ्ट हुआ है वो असल में सुनवाई के योग्य है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जिला अदालत को यही आदेश दिया था कि प्राथमिकता के आधार पर ये तय हो कि धर्मस्थल कानून 1991 के तहत क्या हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। आज ये तय हो जाएगा कि ज्ञानवापी केस किस दायरे में है, किन मांगों पर सुना जाएगा, किन याचिकाओं पर विचार होगा, आगे की सुनवाई कब और कैसे होगी, ये सब आज वाराणसी के जिला जज तय कर देंगे। कुल मिलाकर ये भी साफ हो जाएगा कि आगे केस चलेगा भी या नहीं। सोमवार को जिला अदालत में ज्ञानवापी केस की सुनवाई शुरू हुई। 45 मिनट तक दोनों पक्षों ने अपनी अपनी राय रखी। हिंदू पक्ष ने कहा कि सर्वे की रिपोर्ट को देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष का जोर इस बात पर था कि केस कानूनन सुनवाई योग्य नहीं है।
माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अभी इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड पे पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए, तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 20/5/2022 के आदेश में तय कर दिया है कि हम लोगों की जो ऑर्डर 7 रूल 11 वाद की पोषणीयता पर जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उस पर पहले सुनवाई की जाए और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने 1936 के दीन मोहम्मद केस का हवाला दिया। सालों से ज्ञानवापी में नमाज की दलील थी। अब तक इस केस में दोनों पक्षों की ओर से 7 मांगे रखी गई हैं। हिंदू पक्ष की मांग है कि श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा हो, वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा का अधिकार मिले, नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाया जाए, शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए सर्वे हो, वजूखाने का वैकल्पिक इंतजाम कराया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष इस केस में वजूखाने को सील करने का विरोध कर रहा है। साथ ही 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी के सर्वे और केस पर सवाल की मांग कर रहा है। दावे और मांगे तमाम हैं, लेकिन आज कोर्ट तय कर देगा कि किस दावे की जमीन कितनी मजबूत है। आज तक ब्यूरो। तो ज्ञानवापी मामले में आज क्या कुछ होना है ये आपको दिखा देते हैं। आज तय होगा कि दावेदारी पर किस दायरे में सुनवाई होनी है, किन किन मांगों पर सुनवाई होनी है, किन याचिकाओं पर होगा विचार, यानी कि हिंदू पक्ष की ओर से जो याचिका दी गई है और जो मुस्लिम पक्ष की ओर से दी गई है। मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट का क्या होगा, क्योंकि ये सर्वे रिपोर्ट एनेक्चर के साथ सौंप दी गई है। 1991 एक्ट के तहत इस केस में आगे क्या होना है, इस पर आज कोर्ट में फैसला हो सकता है। वहीं वाराणसी जिला कोर्ट पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि आज दोपहर 2 बजे के बाद सुनवाई शुरू होगी। 45 मिनट तक ये सुनवाई चली थी कल, यानी कि सोमवार को, और जज AK विश्वेश की निगरानी में ये पूरी सुनवाई की जा रही है। कोर्ट में कुल 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसको लेकर ये सुनवाई होनी है। और आज जिला जज सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई की रूपरेखा पर आदेश देंगे। इस मसले को लेकर वाराणसी के लोगों का क्या कुछ कहना, आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने चाय की पर चर्चा की। सुबह सुबह का वक्त है और काशी का ये मिजाज भी है चाय पीने के लिए। देखिए, कहीं सुबह 6 बजे इतनी बड़ी तादाद में आपको लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन ज्ञानवापी पर चर्चा हर जगह हो रही है। लोगों से बातचीत करते हैं, क्या सोच है आप लोगों की इस विषय पर? आज तो कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया जाएगा, जानकारी है इस बारे में? हाँ, जानकारी तो है, लेकिन अभी इसमें खुल के कोई बोले कैसे? ये तो क्लियर है कि वो मंदिर है, वो खुलकर बोल भी रहे हैं, कह रहे हैं खुलकर कोई बोले कैसे? मतलब उसका सबूत देना होगा ना उसमें। लेकिन मंदिर का पूरा उसमें एक नहीं ढांचा, अगर उसको अंदर से देखा जाए, उसकी मट्टी को खुनाई किया जाए, तो उसमें एक नहीं कई सबूत मिलेंगे। कई सबूत मिल जाएंगे, लग रहा है ऐसा? वो कहाँ सही कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। हाँ, क्या सही बोल रहे हैं? वही जो बोला उन्होंने, भाई मंदिर तो है, शिवलिंग मिला ही है, यही पुराना आधार है ये हम लोगों का। यही पुराना आधार है। आप बताइए, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, पूजा करके आ रहे हैं? जी जी जी। क्या क्या ज्ञानवापी समझ में आ रहा है? ज्ञानवापी, लेकिन उनका मस्जिद इतने समय से है, इतने समय से नमाज अदा कर रहे हैं लोग, अब उस पर भी नजर टिकी हुई है। मस्जिद उनके कहने से नहीं हो जाएगा ना, अंदर देख के हम लोगों ने सबूत खोजा है। पंडित जी ने, महंत जो बोले हैं, वो आज से थोड़ी है वो हमारा हिंदू। महंत जी क्या बोले हैं? महंत जी बोले हुए हैं कि उसमें हमारा शिवलिंग है, शिवलिंग मिला भी है। अभी एक शिवलिंग का और चर्चा हो रही है, वो जो मलबा पड़ा हुआ है उसमें भी है। लेकिन कहा जा रहा है ये तहखाने में, उसका सबूत उस तहखाने में है। अगर तहखाना जो निकला 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, उस तहखाने के अंदर भी तहखाना निकलेगा। तहखाना है उसके अंदर, मान के क्लियर है उसका। आप सब लोग बनारसी हैं, सब लोग अंदर से चेक कर रहे हैं, हम बाहर से चेक करवा देंगे कि वो मंदिर है। वो बाहर से ही दिखता है कि वो मंदिर है। बाहर से कैसे नजर आता है? अरे आपको हम दिखा दे, बाहर से पूरा सामने दिखता है। आज से नहीं, हम लोग 20 साल से देख रहे हैं, हम जो 20 साल से। सब लोग बनारस के ही? बनारस के हैं। बनारस के ही हैं, और हम लोग रोज हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, हर हर महादेव। लेकिन अदालत भावना पे तो चलेगी नहीं, हर हर महादेव लगा के फैसला। आपकी बात एकदम सही है कि भावना पर नहीं चलेगी। जो दृश्य है, जो हमारे पास उसका सापेक्ष है, उसको देखते हुए आप ये कह सकती हैं कि वो जो है
वहां पर पूरी तरीके से मंदिर है। और बात कुतुब मीनार की, जिस पर आज दिल्ली की अदालत में सुनवाई होने जा रही है, लेकिन उससे पहले कुतुब मीनार मस्जिद के इमाम मौलाना शेर मोहम्मद ने आरोप लगाया है कि अब नमाज बंद कर दी गई है और उन्हें नमाज के लिए कुतुब मीनार मस्जिद में नहीं जाने दिया गया है। ये इमाम का कहना है कुतुब मीनार में अब नमाज के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। इमाम मोहम्मद शेर ने एएसआई पर यह आरोप लगाया। 13 मई के बाद से मस्जिद में मौजूदा समय में क्या स्थिति है? आपको अंदर जाने दिया जा रहा है, नमाज पढ़ पा रहे हैं? नहीं जाने दिया जा रहा। आप 13 तारीख के बाद से आपने वहाँ नमाज नहीं गए। ये भेजा था ना अपने नाइब इमाम में। हाँ। मेरी दवा वगैरह रह गई थी उस दिन अंदर। हाँ। उन्होंने तो जाने ही नहीं दिया उस दिन अंदर मस्जिद में। तो इसको भी 10 मिनट गेट पर खड़े रहे जबकि उनके साथ में बहुत अच्छे रहते हैं, सबसे क्रिकेट खेलते हैं, ये हाँ। बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। एकदम नजर बदल गई, सबकी नजर बदल गई। कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ, ये सवाल हाल के दिनों में तेजी से उठ रहा है, क्योंकि दावा यह है कि कुतुब परिसर में 27 मंदिरों के अवशेष है जिनको तोड़कर मस्जिद बनी। इन मंदिरों के जीर्णोद्धार और पूजा का हक देने की मांग वाली याचिका पर आज अहम सुनवाई होनी। पहले काशी, फिर मथुरा और अब दिल्ली। धर्मस्थलों से जुड़े विवाद कानूनी रास्ते से सुलझाने का जो सिलसिला हाल में तेजी से शुरू हुआ, उसकी एक और कड़ी दिल्ली के रूप में आज जुड़ेगी। यहाँ विवाद है कुतुब मीनार परिसर का। यहाँ स्थित मस्जिद में 27 हिंदू और जैन मंदिर होने का दावा है। यहाँ पूजा की इजाजत की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली की अदालत सुनवाई करेगी। हिंदू पक्ष का कहना है कि कुतुब मीनार के भीतर बनी मस्जिद हिंदू और जैन धर्म के 27 मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। इसका जिक्र कुतुब मीनार परिसर में स्थित एएसआई के साइन बोर्ड से भी होता है। ऐसे में वहां फिर से मूर्तियां स्थापित कर पूजा पाठ करने की इजाजत दी जाए। याचिकाकर्ता वकील हरिशंकर जैन ने आज तक से कहा कि कुतुब मीनार को लेकर हमारे पास इतने सबूत हैं कि कोई नकार नहीं सकता। मेरे कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है। इस केस में मैंने जो भी दाखिल किया है सब डॉक्यूमेंट्री दाखिल किया है। वो लिखावट दाखिल की है जो अरबी में लिखी है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसको कोई इसको नहीं कहता गलत है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनवाया था इसको, गुलाम अहमद का पहला शासक, तो खुद लिखा है कि हिंदू और जैन मंदिरों तोड़कर उनके मलबे से बनाई जा रही है। और ये बात पूर्वी और दक्षिणी दीवार के ऊपर एंट्रेंस गेट पर है। याचिका में जो दलीलें दी गई हैं, उनमें कहा गया है कि करीब 27 मंदिरों के 100 से ज्यादा अवशेष परिसर में हैं। आयरन पिलर के पास जितनी आकृतियां हैं, वो मंदिरों के अवशेष हैं। हिंदू अवशेषों से एक पूरा बरामदा बना है। इसी आधार पर पूजा का हक मिलना चाहिए। कई और मोर्चों पर भी कुतुब परिसर को लेकर गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मसलन शनिवार को ही संस्कृति मंत्रालय की एक टीम कुतुब परिसर का जायजा ले चुकी है। हालांकि मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि परिसर में खुदाई का कोई आदेश नहीं दिया गया है। मैं भारत सरकार के द्वारा, हमारे कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, एएसआई के द्वारा मैं बताना चाहता हूं, कुतुब मीनार में भारत सरकार के द्वारा कोई कदम उठाने का निर्णय अभी तक लिया नहीं। इसीलिए जो भी न्यूज है वो गलत है, बेबुनियाद है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इस बीच एमसीडी की मेहरौली इलाके की पार्षद आरती सिंह ने दावा किया कि उनके पत्र के आधार पर एएसआई ने कुतुब परिसर स्थित मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दी है। हालांकि कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया है। एएसआई ने नमाज अदा करने से मुस्लिम पक्ष के लोगों को मना किया है, रोक लगाई है, क्योंकि उन्होंने जब उनसे परमिशन लेटर मांगा तो उनके पास इस तरह का कोई परमिशन नहीं था। एएसआई ने उन्हें कभी कोई परमिशन नहीं दी कि आप यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। तो जब उन्होंने परमिशन ही नहीं दी तो फिर वो नमाज अदा नहीं कर सकते। आज साकेत कोर्ट की अहम सुनवाई के आधार पर तय हो जाएगा कि क्या ज्ञानवापी की तर्ज पर कुतुब परिसर में कोई सर्वे होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने झारखंड और बिहार में 7 जगहों पर छापेमारी की है। मामला निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से जुड़ा हुआ है। माइनिंग घोटाले में छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि रांची में 6 जगहों पर, बिहार के मुजफ्फरपुर में भी ये छापेमारी चल रही है। जहां जहां पूजा सिंघल के ठिकाने हैं, वहां ये छापेमारी इस वक्त ईडी की तरफ से की जा रही है। रांची में 6 जगहों पर छापेमारी की गई है। अकूत संपत्ति का ये मामला, जिसमें पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी, उनके सीए की गिरफ्तारी हुई थी। अब इसमें 7 जगहों पर रेड डाली जा रही है।
रेटिंग एजेंसी मूडीज का मानना है कि जिस तरह की भयंकर गर्मी भारत में पड़ रही है उसकी वजह से महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है और विकास दर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस बार की गर्मी ने 122 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। पर्यावरण के साथ साथ इसका असर लोगों की जेब पर भी पड़ने वाला है। भारत में लंबे समय तक और ज्यादा गर्मी पड़ने से लोगों को जलवायु परिवर्तन के साथ ही महंगाई का अटैक भी झेलना पड़ सकता है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के मुताबिक लंबे समय तक मौसम का गर्म बने रहना भारत के लिए बेहद घातक हो सकता है। इससे महंगाई बढ़ सकती है और विकास दर में गिरावट आ सकती है। मूडीज के मुताबिक लंबे समय तक उच्च तापमान देश के उत्तर पश्चिम के ज्यादातर इलाकों पर असर डाल रहा है, जिससे गेहूं के उत्पादन पर बुरा असर होगा। उच्च तापमान के बीच कम पैदावार के चलते सरकार ने गेहूं उत्पादन का अनुमान 5.4% से घटाकर 105 मिलियन टन कर दिया है। इसके अलावा ये बिजली की कटौती की वजह भी बन सकता है, जो पहले से ही लोगों की जेब का बोझ बढ़ा रही है और ग्रोथ पर असर डाल रही है। मूडीज ने कहा है कि भारत की खपत में अनाज और भोजन की बड़ी हिस्सेदारी है, जिसके चलते डर है कि खाने पीने के सामान की महंगाई कुल इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती है। जानकारों का ये भी मानना है कि गर्म मौसम भारत की आर्थिक तरक्की की रफ्तार में ब्रेकर बन सकता है। ये हालात भारत के लिए ज्यादा चिंता पैदा करने वाले हैं, क्योंकि गर्मी के इस अटैक से पहले ही महंगाई के आक्रमण ने सरकार के सारे अनुमानों पर दबाव बढ़ा दिया है। ईंधन से लेकर सब्जियों और खाना बनाने के तेल तक सभी सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी ने थोक महंगाई दर को अप्रैल में 15.08% के रिकॉर्ड पर पहुंचा दिया है। इसी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में रेपो रेट को बढ़ाकर 4.4% कर दिया। आरबीआई के 6% के टारगेट के पार रिटेल महंगाई दर के निकलने से सरकार को भी पिछले हफ्ते शनिवार को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज घटाने को मजबूर होना पड़ा था। ऐसे में अगर गर्मी इस महंगाई को और बढ़ाती है तो फिर सरकार और पॉलिसी मेकर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज तक ब्यूरो।